चलिए हम आज लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 के। इसके पहले की क्लास में लेक्चर 1, 2, 3 ये नीट और जेई लेवल के जो क्वेश्चंस जिसमें यूज होते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स उसको स्टडी कर चुके हैं हम लोग। आज इस लेक्चर नंबर 4 के लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कोण से रिलेटेड। कोण के मात्रक क्या होंगे, बड़े छोटे मात्रक क्या होंगे, रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होगा, रेडियन और मिनट में क्या संबंध होगा, इससे रिलेटेड और बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको ये फील दिला देंगे कि एक्चुअल में कोण है क्या। अभी तक सिर्फ दो किरणों के बीच का झुकाव पढ़ते थे ना, एकदम फील दिला देंगे। आप इस टॉपिक्स पे पीएचडी कर लोगे, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट देंगे एंगल का, इससे पहले शायद आपको नहीं मिला होगा। इतनी बेहतरीन चीज, इसमें कुछ भी रटने वाला चीजें नहीं है, एकदम बेहतरीन फील मिलेगा आपको। इसलिए धैर्य के साथ आप पूरे के पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि आधा देख लो आधा न देखो फिर समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, पूरे एक एक चीज को कवर करना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगे। इसलिए आप बीच में वीडियो छोड़ के नहीं भगेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ते आए हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि उनकी प्रारंभिक बिंदु वनिष्ठ होने चाहिए। लेकिन हम यहां दो किरणों के बीच के झुकाव के बारे में नहीं पढ़ेंगे, दो कणों के बीच के झुकाव के बारे में पढ़ेंगे। दो कणों के भिन्न भिन्न स्थितियों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल के बारे में पढ़ेंगे और हम वहां से एंगल का कोण का फील लेके आएंगे। उसमें कुछ भी आपको रटने नहीं है, बेहतरीन टॉपिक्स है, बहुत शानदार है, पढ़ोगे मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखें आज जरा मैं इस चीज को लेके आ रहा हूं। एक वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ, और इस वृत्तीय पथ की अपनी कुछ रेडियस होगी। ये इसकी रेडियस आर है, त्रिज्या ये आपकी आर है, ये इसका केंद्र है। ऐसे स्टार्टिंग में कण यहां पे था, यहां पे मैंने क्या किया, इस कण को इसके परिधि पर ऐसे धीरे धीरे घुमाते गया, ऐसे धीरे 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 इसको मैंने यहां पे लाया। तो देखा पहले कण यहां पे था, मैंने धीरे धीरे इसके परिधि, इसको हम कहते हैं परिधि। ये जो वृत्तीय पथ आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। मैंने इस परिधि पर फील करना जरा, मैं एक बार और चीजों को कंफर्म कर रहा हूं, फील करना जरा। ये देखो आपको जो ये वृत्तीय पथ दिख रहा है ये वृत्त की परिधि है। क्या है भाई? वृत्त की परिधि। और ये बीच में इसका केंद्र होता है और ये इसकी रेडियस यानी ये इसकी त्रिज्या होती है। मैंने ये फील किया कि प्रारंभ में एक कण यहां पे स्थित था, उसके बाद ये कण धीरे धीरे गति करते 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 घूमते घूमते ये कण यहां पे पहुंच गया। तो देखा गया ये कण के प्रारंभिक और कण की अंतिम स्थिति के बीच में कुछ झुकाव मिल रहा है और इसी झुकाव का नाम क्या रख दिया गया है? कोण। इसके बीच का जो ये झुकाव रहा है ना, इसी का नाम क्या रख दिया गया है? कोण। अब देखो इसमें फील लेके आओ, देख लो यहां वृत्त के परिधि पर इस कण ने देखो जितना ये दूरी तय किया, इस दूरी को हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं भाई? चाप। और इस चाप को हम लिखते हैं एल से। और वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसको किससे लिखते हैं? आर से। इन कणों के दो अलग अलग स्थितियों के बीच में जो ये बनता है ना, जो ये आपको दिख रहा है ये झुकाव, इस झुकाव का नाम होता है कोण और इस कोण को क्या लिखते हैं? थीटा से। अब देखो ये अलग काम करता है, फील आना चाहिए। ये है वृत्त की परिधि, ये है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के परिधि पर कण जितना दूरी चला वह उसका क्या है? चाप है। और कण की दोनों स्थितियों के बीच में जो झुकाव मिला ये इसका क्या चीज है? कोण है। अब ये देखा गया
कि क्या ये चाप बढ़ने पे कोण पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर मैं वृत्त की त्रिज्या बड़ा या छोटा वृत्त ले लूं तो क्या इस एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या इसके चाप पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फील करना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा मानना यह है कि अगर मैं इस वृत्त की चाप को बढ़ा दूं या वृत्त की चाप को घटा दूं तो क्या ये कोण पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग्स, अगर मैं वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दूं या वृत्त की त्रिज्या घटा दूं तो अब इस एंगल पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसकी फील मैं दिलाऊंगा आपको, फील इसका दिलाऊंगा, इसका फील दिलाऊंगा। कैसे, ये देख लो, हमारे पास एक ये वृत्तीय पथ है, एक थोड़ा सा है, इतना ही बड़ा वृत्तीय पथ यहां पे है, इतना ही बड़ा, ये इसका केंद्र है। फील करना जरा, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है। कण जब यहां पे जिस स्थिति पे था, ये कण की स्थिति है। अब मैंने क्या किया, पहले इतना दूरी चला था, इतना दूरी, अब मैंने क्या किया, कण की थोड़ी सी दूरी और बढ़ा दी। अब कण इतना दूरी चला, ये अब कण हमारा पहुंच गया यहां पे, यहां पे। अब ये एंगल बन गया अल्फा। फील करना भाई, फील करना जरा, मैं फार्मूला निकाला हूं, फील से आनी चाहिए। तो जो यहां पे चाप बना था, ये चाप L, क्या वह चाप L ही है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, देख लेते हैं। ये चाप ऐसे ही, ये L ही है, चाप को L ही से लिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसका सेंटर यही है, केंद्र, पहले कण जहां था यही है। अब मैंने इस कण को बढ़ाते 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 यहां पे ला दिया। अब ये वाला, ये एंगल बन गया। क्लियर हो गया। पहले चाप इतना था, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद ये इतना बड़ा चाप हो गया, ऐसे इतना बड़ा चाप, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। क्या फील आया, फील आया कि सर अगर मैं चाप का मान बढ़ा रहा हूं, चाप इतना है तो कोण इतना है, मैं चाप का मान बढ़ा दे रहा हूं तो देख रहे हैं कोण थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ये देखो ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे फैल गया है। इसका मतलब कि अगर मैं इस चाप का मान थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ये चाप अगर मैं बड़ा कर रहा हूं, ये चाप बड़ा कर रहा है, तो क्या फील आ रहा है कि कोण का मान क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मैंने चाप को यहां से बढ़ा के इतना बड़ा चाप कर दिया तो देखो ये कोण इतना बड़ा हो गया। क्या फील आया, इससे ये फील आया कि अगर वृत्त के जो ये चाप है, जो कण की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो ये दूरी है, वृत्त के परिधि पर है, ये वृत्त का चाप कहलाएगा। तो जो ये वृत्त का चाप है, मैं देख रहा हूं अगर मैं वृत्त का चाप ऐसे बढ़ा देता हूं तो इनके बीच का कोण बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर हमारे पास ऐसे है तो ये इतना बड़ा चाप है तो बीच में इतना कोण बन रहा है। अगर मैं चाप बढ़ा दूं तो कोण बढ़ जाएगा, और चाप बढ़ाऊं और बढ़ेगा, और चाप बढ़ा दूं और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं वृत्त का चाप बढ़ाऊं तो कोण का मान बढ़ेगा, बढ़ाओ बढ़ेगा। अगर वृत्त का चाप हम घटाते जाए तो ये एंगल का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। अरे भाई पहले यहां पे कोण बन रहा था थीटा, तो वृत्त का चाप इतना था। अगर मैं थोड़ा सा वृत्त का चाप बढ़ा दूं, अब ये कण को बोलूं, अब कण यहां से नहीं, अब कण यहां से चलते चलते अब यहां पे चला आया। इसका मतलब पहले ये इतना चाप था, अब ये चाप बढ़ के इतना हो गया, तो देखो एंगल भी बढ़ गया। पहले ये थीटा था, अब इतना एंगल बढ़ गया है। अब इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब मैंने कहा कण अभी यहां नहीं रुका है, अब कण यहां से चल के अब यहां पे आ गया है। आप देखो चाप, पहले चाप इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, अब ये चाप इतना बड़ा हो गया, यहां पे हो गया। तो आप एंगल देखो, ये इतना बढ़ गया, ये हो गया बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाप की लंबाई अगर बढ़ाता जा रहा हूं, ये चाप की लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है। अगर चाप की लंबाई घटाते जाए तो कोण का मान क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मतलब थीटा अल्फा बीटा। हमारे कहने का मतलब जब भाई चाप बढ़ रहा है तो देखो भाई थीटा का मान बढ़ रहा है, पहले इतना था, उतना इतना हो गया, उसके बाद इतना ज्यादा हो गया ना। इससे ये फील हो रहा है कि चाप की लंबाई बढ़ाने पे कोण का मान बढ़ जाता है।
चाप की लंबाई घटाने पे कोण का मान घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वृत्त का चाप ये एल है, दिस इज डिपेंड अपॉन एंगल, ये थीटा पे निर्भर करता है। इसका मतलब कि अगर मैं कोण का मान बढ़ाऊंगा तो चाप का मान बढ़ेगा, कोण का मान घटाऊंगा तो चाप का मान घटेगा। उल्टा, अगर मैं वृत्त का चाप बढ़ाऊंगा तो कोण बढ़ेगा, चाप घटाऊंगा तो कोण का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। फील आया ये वाला? ठीक है सर, ये तो चाप से रिलेटेड चला। थोड़ा सा त्रिज्या बढ़ा घटा के देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। क्या त्रिज्या पे ये डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बात समझ में आया? क्या ये त्रिज्या पे डिपेंड करता भी है या त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है? थोड़ा सा इस पे भी हम गौर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कौन डिपेंड करता है? ये वृत्त का चाप। मैं एक वृत्त बना रहा हूं यहां पे, यहां ये इसका केंद्र ओ है। फील आनी चाहिए, बेहतरीन फील आनी चाहिए आपको। ये इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ, और ये कण की स्थिति है। मान लो कण की ये प्रारंभिक स्थिति, ये कण की अंतिम स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है ऐसे, और इनके बीच का ये एंगल है, ये एंगल आपका ऐसे दिया है। फील करना जरा, ये एंगल दिया है। देखो पहले त्रिज्या इतनी छोटी सी, क्योंकि यही वाला जो दूरी होता है दिस इज द रेडियस, ये त्रिज्या होता है। अगर मैं इससे बड़ा वृत्त लूंगा तो त्रिज्या बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा लूंगा तो त्रिज्या छोटा हो जाएगा। एंगल देखो आपका वही है, एंगल यहां थीटा है, थीटा ही है। लेकिन जो ये मान लो ये वृत्त की त्रिज्या r है और ये लंबाई इसकी चाप की है l है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वही केंद्र आपका वही रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी त्रिज्या बढ़ा देंगे। देखो त्रिज्या बढ़ गया भाई, पहले यहां से यहीं तक त्रिज्या था, अब तो आपकी त्रिज्या कहां से कहां तक हो गई भैया? अब आपकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक हो गई। अब त्रिज्या बढ़ गई, पहले ये इतना था अब इतना बड़ा हो गया, त्रिज्या बढ़ गया। तो देखोगे त्रिज्या जब बड़ा है तो क्या चाप की पहले यहां से यहां तक जितनी लंबाई थी वही रह रही है कि ऐसे बढ़ाने पे बढ़ जा रही है? देखो चाप की लंबाई बढ़ गई, पहले ये इतना लंबा था अब चाप इतना बड़ा हो गया। देखो फील आना चाहिए। इसका मतलब पहले त्रिज्या ये r था तो ये चाप की लंबाई l थी, अब त्रिज्या में दोगुना कर दिया हूं तो चाप की लंबाई देखो बढ़ गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब कि अगर मैं वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दूंगा तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे तो चाप की लंबाई भी क्या होगी, घट जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये वृत्त का चाप है ना, त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो चाप की लंबाई बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगा तो चाप की लंबाई क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वृत्त का चाप L है ये त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है, यानी जो ये L है ये डिपेंड करता है R पे भी, और कोण पे भी डिपेंड कर ही रहा था। आप देखो कोण बढ़ा रहे थे तो चाप बढ़ रहा था, और कोण घटा रहे तो चाप क्या हो रहा था, घट रहा था। या चाप की लंबाई बढ़ा रहे थे तो कोण बढ़ रहा था, चाप की लंबाई घटा रहे थे तो कोण क्या हो रहा था, घट रहा था। बात एक ही था, एक बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा था, एक घट रहा था दूसरा भी घट रहा था। तो इस बेस पे लिखे R समानुपाती थीटा। और यहां पे देख रहे हैं कि त्रिज्या अगर मैं बढ़ा रहा हूं, पहले इसकी त्रिज्या सिर्फ इतनी सी थी, पहले जो इसकी त्रिज्या थी ये सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इतनी। तो देखो चाप की लंबाई ये छोटा सा मिला था। अब मैंने क्या किया, जो इसकी त्रिज्या थी, इसकी त्रिज्या, अब मैंने इसकी त्रिज्या बढ़ा के यहां से यहां तक कर दिया, बड़ा कर दिया। तो देखो चाप की लंबाई बढ़ गई। देखो ये रेड वाले से ग्रीन वाला बड़ा है। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो चाप की लंबाई है रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस बढ़ेगा तो चाप की लंबाई बढ़ेगी, रेडियस घटेगा तो चाप की लंबाई घटेगी। मीन्स L डिपेंड करता है R पे, तो लिख सकते हैं L समानुपाती R। अब देखो यहाँ दोनों जगह L है तो लिख दो L। इस समानुपातिक चिन्ह को हटा करके इसके जगह पे कोई नियतांक प्रयोग करेंगे तो उस नियतांक की वैल्यू होती है K, और K का मान होता है 1, उससे बढ़िया छोड़ दो। या क्या बच गया R इंटू थीटा, तो ये लिख देंगे R थीटा।
अब यहां से देखो r इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो बोलो ये क्या होगा, L अपान ये r बराबर क्या मिल गया आपका थीटा। ये फार्मूला मिल गया। अब ये देखो क्या है, यहां पे खुदे पता चल जाएगा, यहां पे थीटा क्या है आपका, ये कोण है, और ये L क्या है आपका, ये चाप है, और ये R क्या है आपका, त्रिज्या है। तो देखो एक कितना बेहतरीन सुंदर सा फार्मूला निकल गया, कितना बेहतरीन फार्मूला निकल गया ये वाला, कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या फार्मूला निकला, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कैसे आया, इसका फील आ जाना चाहिए आपको। सिर्फ रटा रटाया नहीं है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, नहीं, आया कहां से, उस पे आओ। ये चीजें क्लियर हुई यहां पे कि हमारे पास एक फार्मूला निकल गया है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये अब देखो, अब कहोगे सर कोण का मात्रक क्या हो सकता है, कोण का मात्रक, तो कोण से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्ट है, कुछ गलत कंसेप्ट है जो मेरे दिमाग में आता है। तो थोड़ा सा कोण से रिलेटेड जो इसका मिसकंसेप्ट है वह क्या हो सकता है, थोड़ा फील करना। देखो कितना बड़ा गलती होता है कोण में, बहुत बड़ा गलती होता है, बहुत बड़ा। देखो जैसे अभी यहां निकाले हो, इसमें क्या निकाले, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू L अपान R। यहां निकाल रखे हो आप, ये थीटा इक्वल टू ये L अपान क्या निकाले हो, R। थीटा क्या है, कोण है। अब थोड़ा सा थीटा का मात्रक देखो, इसका यही मिसकंसेप्ट है, थीटा का मात्रक। ये L होता है चाप, L क्या है, चाप की लंबाई है, और किसी भी लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और उसको m से लिखते हैं। R क्या है, त्रिज्या है, ये भी एक तरह की दूरी है, इसको भी किस में मापते हैं, मीटर में। ये मीटर से मीटर कट गया तो कुछ भी यहां नहीं बचा, एक मान लो बचा, और एक कौन सा मात्रक राशि है, तो बोलोगे मात्रकहीन राशि है। ये मात्रकहीन राशि है। इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है। इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि कोण एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है, ये मिसकंसेप्ट है, कोण एक मात्रकहीन राशि है, ये कंसेप्ट है इसका। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोण एक मात्रकहीन राशि नहीं है। हम पढ़े हैं कि कोण का जो मात्रक होता है, ये कोण का मात्रक ये रेडियन होता है। क्या होता है भाई, रेडियन होता है ये। और इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है, कोण एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन क्या पता चल रहा है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। ये पहले से पढ़े हैं कि कोण को हम रेडियन में मापते हैं। कोण का MKS से मात्रक रेडियन, कोण का CGS मात्रक रेडियन, कोण का FPF मात्रक रेडियन, कोण का जो भी मात्रक है वह सब के सब रेडियन होता है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कोण का कोई मात्रक नहीं निकल रहा है, क्योंकि थीटा कोण है, कोण का मात्रक इक्वल टू L होता है चाप की लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, R क्या होता है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, एक मिला, और एक का कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कोण का जो मात्रक होता है ना, कोण का जो मात्रक, जिसको आप पढ़े हो बहुत प्यार से, हम पढ़े हैं ये कि जो कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक वह रेडियन होता है। क्या होता है भाई, रेडियन। पूरे फिजिक्स में ये कोण एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मात्रक तो होता है बट कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। समझ लो, इस पूरे फिजिक्स में ये कोण एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक तो मिलता है बट कोई विमीय सूत्र नहीं मिलता है। इसलिए इस राशि का सबसे अलग करके रख दिया गया, सबसे अलग भगा दिया गया, सबसे अलग इसको रख दिया गया, और इसका नाम दे दिया गया पूरक राशि। क्या नाम दिया गया भाई, पूरक राशि दिया गया। ठीक है, इसका नाम दिया गया, ये समझ लो पूरे फिजिक्स में यही एक क्वांटिटी है जिसका मात्रक तो होता है बट इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। बोलो क्लियर हो गया। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया,
पूरक राशि। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता चल गया थीटा इक्वल टू एल अपान आर में ऐसे इसका मिसकंसेप्ट क्या है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि थीटा का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। अब बड़ा प्रॉब्लम एक चीज क्रिएट करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सर थीटा का मात्रक रेडियन तो यहां दिख रहा है, लेकिन हम कहीं कहीं थीटा को डिग्री में भी लिखते हैं, तो इसका मतलब कोण का मात्रक क्या रेडियन है, और कोण का मात्रक डिग्री भी होता है। सर एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, जितना भी यूनिट्स होते हैं, जितने भी मात्रक होते हैं कोण के, सब रेडियन होते हैं। तो फिर डिग्री क्या है भाई, इसका मात्रक डिग्री भी होता है, डिग्री भी होता है। तो डिग्री कौन सा मात्रक है इसका, क्या इसका डिग्री मात्रक होता भी है या नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए है। जब सारा मात्रक ही रेडियन है तो फिर डिग्री क्या है। तो बोलेंगे सर डिग्री 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 भी कोण का मात्रक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में है, आप कह सकते हो वह प्रैक्टिकल मात्रक है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है। जो डिग्री है वह एक प्रैक्टिकल यूनिट है, डिग्री है प्रैक्टिकल यूनिट है। आप कहोगे सर कैसे, ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां से आपको दिल्ली जाना है, कोई व्यक्ति बोले यहां से दिल्ली जाओ आप, कितने घंटे लगेंगे, तो बोलेगा मैं यहां से अगर दिल्ली जाऊंगा, कोई पूछे कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, तो बोलेगा 12 घंटा। यहां से दिल्ली जाने में 12 घंटा लगते हैं, समय कितना लग रहा है, 12 घंटा, समय है 12 घंटा, समय 12 घंटा, समय समय 12 घंटा, ये समय और ये इसका मात्रक होता है। ठीक, तो क्या समय का मात्रक घंटा होता है, नहीं सर, समय का मात्रक सेकंड होता है। फिर ये घंटा क्या कह रहे हैं भाई, ये बोलचाल की लैंग्वेज में ये प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसे ही जो कोण का मात्रक रेडियन होता है ये एक्चुअल यूनिट है, लेकिन इसका जो डिग्री वाला मात्रक होता है ना वो प्रैक्टिकल मात्रक है, प्रैक्टिकल मात्रक है, प्रैक्टिकल मात्रक है कोण का। और सिर्फ डिग्री नहीं होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। आके फील करो जरा, यहां कोण का मात्रक देख लो। जो कोण का मात्रक होता है मैं पहले ही बताया हूं, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और कोण का जो अन्य मात्रक होता है ये डिग्री भी होता है, मिनट और सेकंड दोनों होता है। अब कैसे कैसे हम पढ़े हैं भाई कि जो एक डिग्री होता है, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो देखो डिग्री का मात्रक क्या निकल गया, मिनट। और एक मिनट बराबर, ये देख लो, ये 60 लिख लो, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। क्या होता है भाई, 60 सेकंड। तो देखो एक डिग्री इक्वल टू, यहां डिग्री का मात्रक क्या निकल गया, सेकंड। इसका मतलब कि कोण का जो ये रेडियन मात्रक है, ये एसआई मात्रक भी रेडियन, सीजीएस मात्रक भी रेडियन, एफपीएस मात्रक भी रेडियन। जो मात्रक सुन लो, दादा बाबा नाना कोई भी मात्रक सुन लो, सब के सब क्या होगा, रेडियन होगा। लेकिन कोण का जो अन्य मात्रक होगा, डिग्री भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा। प्रॉब्लम है सर रेडियन बड़ा है कि डिग्री बड़ा है। सर कोण को कब रेडियन में मापेंगे, कब डिग्री में लिखेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है भाई। ये प्रॉब्लम आता है कि सर कोण को कब रेडियन में मापेंगे, कब डिग्री में। भाई कोण का मात्रक लिखना होगा, कब रेडियन में लिखेंगे और कब डिग्री में लिखेंगे। और इन दोनों कोण में बड़ा कौन है, रेडियन बड़ा है या डिग्री बड़ा है, ये भी फील आना चाहिए हमारे दिमाग में। तो याद रखना, जब कहीं पे कोण अकेला होगा, अकेला अकेला सिर्फ अकेला, तो वहां पे हम नापेंगे रेडियन में। और अगर कहीं पे कोण किसी फंक्शन के साथ मिला होगा, उस कोण के बिना उस फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं है, उस कोण से ही उस फंक्शन का अस्तित्व है, तो वहां पे हम रेडियन में भी माप सकते हैं और डिग्री में भी माप सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा यहां पे आते हैं, देखो लिखा है जब अकेला होगा, जब अकेला कौन होगा, थीटा। जब ये थीटा क्या है, कोण है, जब ये कोण अकेला होगा तब सदैव उसे किस में मापेंगे, रेडियन में। सर कोण अकेला कैसे पता चलेगा, तो जितने बीजगणित में अलजेब्रा में कोण कहीं पे भी आएगा वो अकेला माना जाएगा। मीन्स जैसे अभी पढ़े हो थीटा इक्वल टू एल अपान आर।
आर इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। देखो यहाँ थीटा साहब अकेले हैं, अकेले हैं। जब अकेले होंगे तो इनको किस में लेंगे? रेडियन में। और रेडियन को लिखेंगे रैड, RAD, रैड। ये क्लियर। और जब थीटा अकेला न हो, किसी फंक्शन के साथ मिला हुआ हो, तो उसको हम रेडियन में और डिग्री में दोनों में माप सकते हैं। जैसे थीटा आ जाए, ऐसे आ जाए, साइन थीटा आपका आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, आपका टेन थीटा आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आया? यहां अगर थीटा, ये अगर यहां थीटा न रहे, ये थीटा अगर यहां न रहे, तो इस साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर यहां से थीटा हटा दिया जाए तो इस साइन का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक थीटा नहीं है, ये साइन साहब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अब थीटा आ गया, इनकी इज्जत हो गई। इसका मतलब थीटा यहां अकेला नहीं है, साइन के साथ है। तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल थीटा आया है, इसको दोनों में माप सकते हैं। आप खुश जिसमें हो, आपको जरूरत हो तो रेडियन में माप लो, और आपको जरूरत पड़े तो आप डिग्री में माप लो, जो आपकी इच्छा हो। इससे क्या पता चल रहा है? अगर थीटा कहीं बीज गणित में आएगा तो उसको रेडियन में मापेंगे। अगर थीटा कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति में आएगा तो उसे डिग्री और रेडियन दोनों में मापेंगे। बोलो फील आया कि नहीं आया? इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये एक एक चीजें हम आपको पूरी डिटेल्स में बताते हुए चल रहे हैं। अब आपको फील आ गया कि जब थीटा कहीं अकेला होगा तो वह रेडियन में होगा, और थीटा अगर कहीं किसी फंक्शन के साथ मिला होगा तो वह डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। सर यहां तक तो बात समझ में आ गया। सर इस डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? कंपेयर टू डिग्री एंड रेडियन, विच इज ग्रेटर देन वन ऑफ देम, तो कैसे समझोगे? डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? ये डिग्री बड़ा है या रेडियन बड़ा है? कौन बड़ा है इसमें? तो एक चीज याद रखना, अभी तुमको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है। इसका ये कंसेप्ट है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन। ये 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। अरे भैया 10 पे पावर 5 का मतलब आप फील कर सकते हो कितना हुआ? 1 लाख नियर अबाउट। 1 लिख के 5 गो 0, 1 2 3 4 5, 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू, अब कहोगे सर न्यूटन और डाइन दोनों बल के मात्रक है। सर बल का मात्रक न्यूटन भी है, बल का मात्रक डाइन भी है, तो न्यूटन और डाइन में बड़ा कौन है? तो याद रखना, जिस मात्रक के साथ में बड़ा नंबर लगा होगा, फील करो, जिस मात्रक के पास में साइड में बड़ा सा नंबर दिखेगा, समझ लो वह मात्रक छोटा होगा, वो मात्रक छोटा होगा, वो मात्रक छोटा होगा। और जिस मात्रक के साथ में छोटा नंबर दिखेगा, समझ लो वह मात्रक बड़ा होगा। जैसे यहां न्यूटन के साथ आपको 1 दिख रहा है, सॉरी ये न्यूटन है, तो आपको न्यूटन के साथ क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और ये डाइन है, तो आपको डाइन के साथ क्या दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख। इसका मतलब कि ये नंबर बड़ा है और ये 1 क्या है? छोटा है। तो जिसका नंबर बड़ा होगा उसका ये मात्रक क्या होगा? छोटा होगा। और जिसका नंबर ये छोटा होगा, इसका मात्रक क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब कि न्यूटन बड़ा है और डाइन क्या है? छोटा है। बोलो फील आया? जिसके साथ नंबर बड़ा होगा वह मात्रक छोटा होगा, और जिसके साथ का नंबर छोटा होगा वो मात्रक क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे देखो अभी आप पढ़े हो, अभी जस्ट पढ़े हो, क्या पढ़े हो? डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? तो अभी पढ़े हो जस्ट, क्या आंसर दोगे? डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? क्या बताओगे आप?
अभी और चीजें डिटेल्स में देने वाले हैं भाई, अभी और चीजें बहुत डिटेल्स में देने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें डिटेल्स में देने वाले हैं। ठीक है, बताएं डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है? चलो एक प्रश्न इसको रखते हैं, आप इमेजिन करो, तब तक हम कंसेप्ट दे दें इसका, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इनका काम तमाम करते हैं हम लोग। यहां पे आके, यहां पे याद रखना है, प्रश्न उठा है डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है। छूटा नहीं है प्रश्न, ये इनका थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद आते हैं उस पे, और आप खुद ही समझ जाओगे। याद रखो कि अगर दो हमारे पास ये लाइनें हैं और ये दोनों अगर सीधी एक ही डायरेक्शन में ये लाइन जाती है, तो आपको फील आनी चाहिए कि यहां एंगल थीटा का मान 0 होगा। इसका मतलब कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? ये किरण है, रेखाएं भी हो तो थीटा का मान 0 होगा। अगर एक किरण ऐसे हो और जस्ट इसके सीधा लंबवत एक दूसरी किरण हो, तो समझ लो यार थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन वही अगर ये किरण ऐसे झुक गई, देखो जब ये पूरा ऐसे सीधा होगा, पूरा सीधा होगा तो इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन अगर ये झुक गया तो थीटा का मान 90 अंश से कम होगा। ये झुका है ना ये वाला, तो ये 90 अंश से क्या होगा? कब? जाहिर सी बात है भाई, अगर ये सीधा एक लाइन ये है और एक सीधा ये है तो इनके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन ये लाइन अगर ऐसे झुक जाए तो 90 अंश से कम हो गया ना, तो लिखिए जो यहाँ कोण बनेगा थीटा, ये 90 डिग्री से छोटा बनेगा। लेकिन वही देखो, अगर वही चीजें यहाँ पे अगर सीधा ऐसे ये लाइन रहता एकदम ऐसे सीधा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन ये लाइन तो ऐसे झुक गया है, यानी ये इतना कोण बन रहा है, तो बोलो ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोण बनेगा ये तो 90 अंश से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ इतना 90, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, ये इतना एक्स्ट्रा कोण है ये। इसका मतलब पूरा कोण है वह इस 90 अंश से क्या है? जाता है। ठीक, अगर एक सीधी लाइन हो, एक लाइन इधर हो और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है, तो यहां टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180। बोलो फील आया? यानी यहां पे जो थीटा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 180। तुम्हें फील आनी चाहिए कि अगर दो ऐसे लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही हो तो थीटा का मान 0 होगा, एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, 90 अंश से अगर झुकी हुई है तो थीटा का मान 90 अंश से कम होगा, अगर 90 अंश से बड़ी हुई हो, किरणें ऐसे उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर झुकी हो तो थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा, सीधी लाइन देखे तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। फील आया होगा? बोले इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। अब देखना जरा डिग्री और रेडियन में संबंध के लिए, डिग्री और रेडियन में संबंध थोड़ा सा निकालते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ऐसे है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, फील करना जरा, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, अगर ये पार्टिकल घूमते 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 अगर यहां पे आ जाए, यहां पे, तो बोलना जरा ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर वही पार्टिकल, सेम वही पार्टिकल हो, अगर ये पार्टिकल अब घूमते घूमते यहां पे आ जाए, यहां पे, तो अब बोलो, अब तो 90 अंश और घूम गया ना, अब ये यहां पे आए तो अब ये पूरा एक सीधी लाइन हो गया। अब 90 ये और 90 मिलके ये, अब टोटल ये कोण बन गया 180। कितना बन गया बाबू? 180। तो इसी जो 180 डिग्री का जो ये कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं पाई रेडियन। बोलो
यही जो 180 अंश का कोण बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसी को बोलते हैं कि अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। अब तुम्हारा यहां प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये दिमाग में आनी चाहिए। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्या फील आया? फील ये आया कि सर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन मिल गया सर, यहाँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब तो हम सीख गए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बहुत बड़ा काम कर दिए सर। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये मिला। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये मिल गया सर, ये मिल गया सर। ये बहुत कमाल का फार्मूला है, इससे तो बहुत सारे फार्मूला बन जाएंगे। तो बिल्कुल बनेंगे। कैसे? अब यहां से देखो कितने नए नए फार्मूला बन रहे हैं और आप देखते जाओ। ये बताओ, अगर इसमें मैं 1 से गुणा कर दूं, मान में कोई परिवर्तन होगा? अगर इसमें मैं 1 डिग्री से गुणा करूं, मान में कोई परिवर्तन होगा? 180 में 1 से गुणा करें तो 180 एक अन्य 180। बोलो भाई, अगर मैं 180 में 1 से गुणा करूं, क्या मान में कोई परिवर्तन होगा? तो नहीं होगा। तो सर 180 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो क्या मिलेगा? तब मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 180 रेडियन। क्या मिल गया सर? बहुत शानदार एक रिलेशन मिला। क्या वो रिलेशन है? वो रिलेशन ये है कि मैं 1 से इसमें गुणा करूंगा, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, सब कोई जानता है। तो 1 जहाँ है हम यही रख लेते हैं। 180 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा पाई बट्टे 180। ये किस में बदल गया है? रेडियन में। ये फील आना चाहिए, सर बहुत शानदार रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया सर? ये रिलेशन मिल गया कि अब जब भी मेरे को कोई राशि डिग्री में दी गई होगी और मेरे को रेडियन में बदलना होगा, तो आसान तरीका है, पाई बट्टे 180 से गुणा कर देंगे, फट से किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन। जब भी अब हमको कोई राशि डिग्री में दी गई होगी, उसमें पाई बट्टे 180 से गुणा करके हम किस में चेंज कर देंगे? रेडियन में। तो सर एक और रिलेशन यहां से मिल सकता है, वो क्या है? तो वो ये है कि जो आप इधर गुणा किए हैं, अगर कोई इधर गुणा कर दे तो, कोई अगर इधर गुणा कर दे तो ऐसे 180 डिग्री इक्वल टू, जो सर आप पाई रेडियन लिखे हैं, ऐसे पाई रेडियन, ऐसे अगर कोई सर इसमें 1 से अगर गुणा कर दे तो, ये जो पाई रेडियन आप लिखे थे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सर अगर इसमें अगर कोई 1 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तब पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये होगा 180 बट्टे क्या हो जाएगा? पाई। अब ये किस में हो जाएगा? डिग्री में। बराबर यहाँ क्या बचेगा? 1, और ये हो गया रेडियन। सर बहुत शानदार फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया भाई? तो अब हमको ये मिल गया, दिस इंप्लाइड कि 1 रेडियन इक्वल टू हमें मिल गया 180 बट्टे पाई डिग्री। तो सर ये क्या बताने वाला है? सर ये क्या बताने वाला है? अब ये बताने वाला है कि अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई राशि रेडियन में दी गई हो, तो हम उसे 180 बट्टे पाई से गुणा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री में। और अगर कोई राशि डिग्री में दी गई हो तो हम पाई बट्टे 180 से गुणा कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। कमाल है भाई, कमाल है। यहां से तो मेरे को निकल गया रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में बदलने का फार्मूला, हाँ मिल गया। तो सर अभी तक क्वेश्चन वही बाकी है कि रेडियन और डिग्री में बड़ा कौन है? तो सर आप एक चीज बताए हैं कि जिसके साथ बड़ा नंबर होगा वह राशि बड़ी, वो उसका मात्रक छोटा होगा, और जिसके साथ छोटा नंबर होगा उसका मात्रक बड़ा होगा। सर यही से देख लेते हैं। तब क्या देख लेंगे? हम ये देख लेंगे, यहां से हम ये देख लेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू लिखा है पाई रेडियन, यहां मैं देख रहा हूं ऊपर जो डिग्री है
इस डिग्री के साथ लिखा है 180। सर यार रेडियन है, रेडियन के साथ क्या लिखा है, तो पाई लिखा है। सर पाई का मान क्या होता है, तो 22/7। सर 180 और 22/7 में बड़ा कौन है, तो 180 बड़ा है, ये सबको दिखता है, और 22/7 क्या है, छोटा है। तो सर अभी ये कंसेप्ट बता है कि जिसके आगे बड़ा नंबर होगा वह मात्रक छोटा होगा, और जिसके आगे ये छोटा नंबर होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। तो सर 180 डिग्री ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब इसके आगे का जो मात्रक डिग्री है वह छोटा होगा। सर 22/7, 22/7 सर रेडियन के साथ 22/7 है, और 22/7 180 से छोटा है। तो आप बताएं कि जिसके साथ छोटा नंबर होगा वह मात्रक क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि है 180, यहां आप देखो है डिग्री के साथ 180 है, ये बड़ा क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है डिग्री छोटा होगा। और रेडियन के साथ पाई है, पाई का मान 22/7, ये छोटा क्वांटिटी है, इसका मतलब रेडियन क्या होगा, बड़ा होगा। अभी बताया है कि जिसके साथ बड़ा नंबर हो उसके साथ वाला मात्रक छोटा होगा, और जिसके साथ छोटा नंबर हो उसके साथ वाला मात्रक बड़ा होगा। तो आप देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी इस डिग्री के साथ 180 है और रेडियन के साथ क्या है, पाई है। और हम जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7, और यहाँ 180 क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब जो रेडियन का मान रेडियन के साथ पाई है, इसका मान 22/7 है, ये छोटा है इस 180 से, यानी 180 बड़ा है और 22/7 छोटा है। तो सर अभी बताएं कि जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो मात्रक होगा ये छोटा, यानी डिग्री क्या होगा, छोटा मात्रक, और रेडियन क्या होगा, बड़ा मात्रक। क्या फील आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछे सर डिग्री और रेडियन में बड़ा मात्रक कौन है और छोटा कौन है, तो बोलोगे सर डिग्री छोटा मात्रक है और रेडियन क्या है, बड़ा है। ये भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। सर अब 2 प्रश्न ये मिला है, इनको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग तो क्लियर हो जाता है। क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है, उल्टा होता है। तो सर जितने डिग्री में मान मिलेंगे क्या उनको हम रेडियन में बदल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, तो पाई/180 से गुणा कर देंगे तो डिग्री का मान रेडियन में बदल जाएगा। सर अगर रेडियन में कोई मान दिया हो तो क्या हम उसे डिग्री में बदल सकते हैं क्या, तो हाँ बदल सकते हैं। कैसे, तो उसमें 180/पाई से गुणा करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा, रेडियन में। यहां देख सकते हो कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करते हैं, गुना लिखा है, गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं, पाई से गुणा करते हैं। क्या फील आया? अगर डिग्री में कोई मान दिया हो, मेरे को रेडियन में बदलना हो, तो बस हम पाई/180 से गुणा करेंगे तो डिग्री का मान रेडियन में बदल जाएगा। अगर कोई रेडियन में मान दिया हो और उसे हमें डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई से गुणा करेंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कर लो ना। यहाँ निम्न रेडियन के मान को डिग्री में बदलिए। रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है, रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है, रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है। फील करो, रेडियन के मान को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करेंगे, 180/पाई, 180/पाई। इसका मतलब कि सर ये पाई/2 रेडियन है, इसको डिग्री में बदल दीजिए, तो पाई/2 सेम लिख लो। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से हम गुणा करेंगे, तो अब भाई पूरा रेडियन किस में बदल गया, डिग्री में। सर पाई से पाई मर जाएगा, 2 से काटेंगे 180, 90 बार में कटेगा, तो ये 90 और ये हो गया डिग्री। पाई/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, पाई/4 रेडियन को बदलिए, तो क्या तरीका है, ये पाई/4 ऐसे ही लिख लेंगे, और इस रेडियन को डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 180/पाई से हम गुणा कर देंगे, तो है रेडियन भाई साहब किस में बदल जाएगा, डिग्री में। देखो पाई से पाई मर गया, भाग दे दो 180 में 4 से, 45 बार में कटेगा, 45 डिग्री। सर पाई/3 रेडियन को बदलिए, तो वही मेथड है, सिमिलर पाई/3 लिख लो, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 हम पाई से गुणा कर देंगे, तो इसका जो ये रेडियन है किस में बदल गया, डिग्री में। अब इससे मर गया, 3 से भाग दो 180 में, तो 60 बार में कटेगा, और ये डिग्री है तो लिख लो। ठीक है सर, 5π/6 को बदल दीजिए, यहाँ पे है 5π/6, ये रेडियन में दिया, सर डिग्री में बदल दीजिए ना, तो तुम भी कर सकते हो। ये 5π/6 है तो लिख लो,
और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ रहा है? 180 बट्टे पाई से। पाई से पाई खत्म, 6 त्रिका 18, 30 बार में कटेगा और 30 बचे हो गया 150 ये डिग्री। सर 2π/3 को कैसे बदलेंगे? तो वही तरीका है 2π/3 के लिए भी, नया कोई थोड़े है। अब ये 2 है तो लिख लेंगे 2π/3, सॉरी, ठीक है 2π/3 लिख लो, ये रेडियन में है। सर इसको बदल दीजिए 2π/3 को, ये जैसे ये किस में दिया है पहले ये भी तो लिख लो, रेडियन में। ये जैसे आपका 2π/3 है तो लिख लो, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टे पाई से गुणा करो, पाई से पाई खत्म, 3 छके 18, 60 बार में कटेगा, 6 दूनी के 12, 120। और ये किस में बदला है भाई? डिग्री में, तो डिग्री में हो गया। ठीक, फील आया होगा। सर 4π/3 को क्या बदल सकते हैं? तो लो बदल लो, इसको बदल लो, 4π/3 ये दिया है रेडियन, इसको डिग्री में बदलो, सिमिलर लिख लो 4π/3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? तो 180 बट्टे पाई से ना, 180 बट्टे पाई से। अब ये रेडियन किस में बदल गया? डिग्री में। पाई से पाई मरेगा, 3 से 180 में भाग देंगे, 60 बार में कटेगा, और 60 से गुणा करेंगे 4 में, 240, और ये हो गया आपका डिग्री। फील हो गया होगा, इतनी चीजें फील हुआ होगा कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था रेडियन में, उनको सब में मैंने सबको किस में बदल दिया? डिग्री में। चले देखें आगे। अब देखो, अगर डिग्री में मान दिया हो, इसको रेडियन में बदलना हो, तो डिग्री के मान को रेडियन में कैसे बदलोगे? तो अभी सुने हो ना, यहां पे क्या सुने हो कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा करो, π/180 से। जैसे ये 45 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो 45 लिख लो, और इसमें आप π/180 से गुणा कर दो। अब ये पूरी क्वांटिटी हो गई चेंज रेडियन में। ठीक सर, 45 चौको 180, 4 बार में कट रहा है, तो ये ऊपर क्या बच रहा है सर? पाई बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है? 4, और ये आपका हो गया रेडियन। आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, सर इसको रेडियन में बदल दीजिए। सर इसको रेडियन में आप बदलिए, इसको रेडियन में। ठीक है, बदल लेते हैं। ये आराम से आप लिख लो 60, और रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दो। ये किस में बदल गया साहब? रेडियन में। ठीक, 6 त्रि 18, 3 बार में कटा, तो ये हो गया आपका π/3 रेडियन। ये सर यहाँ 120 डिग्री है, इसको कैसे बदलेंगे आप? 120 डिग्री है, रेडियन में बदलिए भाई। आराम से 120 लिख लो, और डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा कर दो। 0 से 0 मर गया, 6 से काटो, 6 दूनी के 12, और 6 त्रि 18। ऊपर 2 का गुणा पाई में करेंगे 2π, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3। आइए डिग्री से हम किस में बदले हैं? रेडियन में। आंसर हो गया। ये ऐसे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे? तो आराम से आप 30 लिख लो, और डिग्री को रेडियन में बदलना हो π/180 से आप गुणा कर दो। ये किस में बदलेगा? रेडियन में। ये देखो 0 से 0 खत्म, 3 छके 18 हो गया π/6, ये आपका हो गया रेडियन। ठीक, ये 150 डिग्री आ गया है, 150 डिग्री। इसको रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे? सिंपल 150 लिख लेंगे, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम 180 से गुणा कर देंगे। इससे ये मर गया, 3 से काट सकते हो, 3 × 5 = 15, और 3 × 6 = 18। 5 का गुणा पाई में करेंगे 5 पाई, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 6। ये हो गया किस में? रेडियन में। ऐसे आपको 270 को बदल के मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आया। 270 को आप बदलोगे और बताओगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक, 270 को बदलोगे और बताओगे इसका आंसर कितना आया। एक और क्वांटिटी आ गया, रेडियन तथा मिनट में संबंध।
रेडियन और मिनट में क्या संबंध होता है, रेडियन और मिनट में क्या संबंध होता है, रेडियन और मिनट में क्या संबंध होता है, ठीक है। रेडियन और मिनट में क्या संबंध होता है, थोड़ा सा फील करना। यहां पीछे आते हैं, यहां 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई। ये संबंध निकालो जरा। 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बट्टे पाई, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 180 गुणे 1 डिग्री बट्टे लिख सकते हैं पाई, क्योंकि 180 का गुणा 1 डिग्री में होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा बट्टे पाई। सर ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो अगर मेरे को डिग्री को मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से गुणा करेंगे तो ठीक है। 180 बट्टे पाई लिख लीजिए, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये पूरी क्वांटिटी हो गई मिनट में। 1 डैश लिखा होगा तो मिनट, और डबल डैश लिखा होगा तो सेकंड होता है। 1 डैश है तो मिनट है, और डबल डैश है तो क्या है, सेकंड है। अब गुणा कर लो, 18 6 के 108, 1 0 है तो बढ़ा दो। कैसा कैसा 6 8 48 के 8, 6 1 6 4 10, 108। 108 इसका गुणा इसमें हुआ तो 108, 2 को 0 बढ़ा दो, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, पाई, और ये किस में हो गया, मिनट में। ये रिलेशन है। हालांकि इसकी जरूरत कोई खास नहीं पड़ती है, बट आपको बता देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, बता दी है, कम से कम आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। बताना मेरी जिम्मेदारी है में से एक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर रेडियन में कोई वैल्यू दिया होगा, मेरे को मिनट में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। इसका यूज नहीं है, बट आपको जब बता देते हैं। सर अगर रेडियन में कोई वैल्यू दी गई है, अगर मेरे को मिनट में चेंज करना हो तो 10,800 बट्टे पाई से गुणा करेंगे, तो जो रेडियन होगा वो मिनट में बदल जाएगा। जो रेडियन होगा वो मिनट में बदल जाएगा। जैसे कह दे 4 रेडियन को आप मिनट में चेंज करिए, तो आप 4 लिख दो, और रेडियन को मिनट में चेंज करना होगा तो किससे गुणा कर दोगे, सिंपल 10,800 बट्टे किससे गुणा कर दोगे, पाई से। तो ये आपका रेडियन किस में बदल गया, मिनट में। अब आप गुणा करके लिख दो, दैट्स रिजल्ट। चाहो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, नहीं रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे रेडियन और मिनट में क्या संबंध होता है, तो बोलोगे 1 रेडियन इक्वल टू 10,800 बट्टे पाई मिनट। 1 रेडियन इक्वल टू 10,800 बट्टे पाई मिनट, ठीक है। ये आया, तो ये इसका रिलेशन होता है। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, इट्स ओके। यहां चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है, लिखा है एक वस्तु 5 मीटर के त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ पर 60 अंश के कोण पर घूमता है। देखो जरा, तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु है, एक वस्तु जो 5 मीटर की त्रिज्या है, यानी जो ये वृत्त है, सॉरी, ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या दे रखा है 5 मीटर। वृत्तीय पथ पर कितने अंश के कोण पे घूमता है, यानी पहले वस्तु यहां पे था, अब घूम घूम के यहां चला गया है, तभी तो यहां 60 अंश का कोण बना है, तभी तो यहां 60 अंश का कोण बना है। 60 अंश के कोण पर घूमता है, ठीक है। 60 अंश के कोण पर घूमता है, यानी 60 अंश के कोण, ये इतना घूमता है, ये वाला यहां से यहां घूमता है। तो कह रहा है इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ, पहले वस्तु यहां था, जब 60 अंश घुमा तो ये वस्तु यहां पे चला गया, तो यानी वस्तु यहां से लेके यहां तक की दूरी तय किया। इस दूरी को फिलहाल मैं L से लिख दे रहा हूं, यही वैल्यू फाइंड करनी है। और अभी आप पढ़ते आए हो, शुरू से ही पढ़ते आए हो कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही पढ़ा के आए हैं ना। अभी कोण बराबर क्या पढ़ के आए हो, चाप बटे त्रिज्या, यही पढ़े हो ना।
जस्ट अभी। कोण को लिखते हैं थीटा से, चाप को लिखते हैं एल से, और त्रिज्या को लिखते हैं, यहां आर है तो कैपिटल आर से, ये कैपिटल आर से। ये आर इधर भाग में इधर जाए गुणा, क्योंकि एल की वैल्यू पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो आर इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो बोलो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो ये एल इक्वल टू, यहां आर है और आर की वैल्यू, आर रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपको दे रखा है 5, और थीटा कोण है, कोण का मान दे दिया है 60 डिग्री, तो इस 60 25 हो गया 300, 300 हो गया। क्या ये चीजें सही है? कहोगे सर 300 मिनट, 300 मिनट है, 300 मीटर है, सही है? नहीं, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? क्योंकि यहां पे थीटा अकेले आया है। जब थीटा अकेले होता है तो उसे डिग्री में नहीं मापते हैं, उसे रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये आंसर आया है ना, ये आपका डिग्री में आया है। आंसर तब ठीक आएगा जब डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो तरीका क्या है, इस डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में बदलना होगा, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, रेडियन को डिग्री में नहीं, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, तो इसमें 180 बट्टे हम पाई से गुणा कर देंगे, पाई बट्टे 180 से। देखो अगर फील नहीं आया होगा, दिमाग से उतर रहा होगा, तो आपके पास है यहाँ ना, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बट्टे 180 से गुणा करेंगे, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, क्योंकि थीटा अकेले आया है, जब अकेले आएगा तो रेडियन में मापेंगे, तो डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम पाई बट्टे 180 से गुणा कर देंगे। और 0 से 0 मर गया, 6 5 30 और 6 3 18, 5 का गुणा पाई में करेंगे 5 पाई, और बट्टे ये क्या हो गया 3। अब इसका दूरी का मात्रक मीटर, अब जाके करेक्ट आंसर हुआ। तुम सिर्फ 300 लिख के छोड़ देते, जो कि गलत होता, क्योंकि थीटा अकेले है, और जब अकेले आएगा तो उसको रेडियन में लिखेंगे। फील आया होगा, जब थीटा अकेले आएगा तो हम उसको रेडियन में लिखेंगे। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब थीटा अकेले आएगा तो हम उसे रेडियन में ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ लिखा है एक घड़ी में 4 बज रहा है, तो उसके मिनट व घंटे वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? चलो भाई घड़ी बना लेते हैं। ये 12, 6, 3, ये 9, यहां पे 1, यहां पे 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 4 बज रहा है घड़ी में, यानी छोटी वाली सुई जो है वह 4 पे है, और बड़ी वाली जो सुई है वह 12 पे है। ऐसे ऐसे छोटी वाली सुई 4 पे है, और जो बड़ी वाली सुई है ये कहां पे है? 12 पे है, यहां पे। इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, क्या एंगल होगा? क्या एंगल होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा का, गौर करना जरा, अगर ये सुई अगर पूरा ऐसे घूम जा रही है तो कितना अंश का कोण बनेगा? 360, क्योंकि है पूरा घड़ी कितने अंश का कोण बना रही है? 360। कितना बना रही है? 360। तो अगर कोई कहे कि इतना भाग कितना कोण बना रहा होगा, ये कितना कोण बना रहा होगा, ये कितना कोण बना रहा होगा, ये कितना कोण बना रहा होगा, तो कहोगे सर है पूरा 360 अंश का कोण बना रही है। पूरा कितना बना रही है? 360 अंश का कोण। तो अगर मैं कहूं कि 360 अंश के कोण में घड़ी की सुई कितना है, घड़ी में जो घंटे आवर्स दिए गए हैं वह 1 से लेकर 12 तक है, तो अगर 360 को अगर मैं ऐसे 12 पार्टों में विभाजित करूं, ऐसे ऐसे ऐसे
तो है जो 12 तो ये पार्ट मिलेंगे, ये 12 तो पार्ट, इन सबके द्वारा जो जो भी कोण यहां पे बनाया गया है कोण, इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 360। फील करना जरा। इसका मतलब है 12 जो भाग है, ये 12 भाग मिल करके टोटल इस पे 360 अंश का कोण बनाते हैं। तो अगर कोई कहे सर ये 12 को भाग मिल करके 360 अंश का कोण बना रहे हैं, तो एक भाग कितना कोण बना रहा होगा? एक भाग कितना कोण बना रहा होगा? तुमसे कहे ये क्वेश्चन में कि एक भाग कितना कोण बना रहा होगा, तो क्या फील करोगे? कहोगे सर ऐसे नहीं होगा। बता देते हैं, इसको और आसान कर रहा है, और आसान। ऐसे और भाई अब देखो जरा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं। भाई देखो, एक भाग मान ले रहा है कि ये वाला भाग इसके केंद्र पे अल्फा बना रहा है, सब बराबर भाग हैं, तो ये वाला भाग भी कितना बनाएगा? अल्फा। ये जो भाग होगा ये भी इस पे कितना कोण बनाएगा? अल्फा। ये जो भाग होगा ये भी कितना बनाएगा? अल्फा। ये जो भाग होगा ये भी कितना बनाएगा? अल्फा। तो 1 2 3 4 5 मान 12 को ऐसा पार्ट है, तो टोटल इस पे 12 अल्फा कोण बनेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे अगर अल्फा अल्फा जोड़ोगे तो ये 12 अल्फा कोण बनेगा ना। भाई प्रत्येक भाग के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को हम क्या मान लिए? अल्फा। ये भाग अल्फा बना रहा है, 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 ऐसे ही 12 अल्फा अल्फा मिलके बनाया, तो टोटल है अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो 12 अल्फा होगा, और ये 12 अल्फा मिलके कितना अंश का कोण बनाएगा? 360। तो 12 तिया 36, यानी अल्फा बराबर क्या मिल गया? 30 डिग्री। इसका मतलब कि है एगो अल्फा कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो हमारे घड़ी में कितना बज रहा है भाई? हमारे घड़ी में बज कितना रहा है? ये देखो जरा, मेरे घड़ी में बज कितना रहा है? ये मेरे घड़ी में कितना बज रहा है अभी पता चल जाएगा कितना कोण बनेगा। हमारे घड़ी में तो 4 बज रहा है ना, तो देखो क गो भाग बन रहा है। 4 बजने का मतलब एगो 4 पे होगा, एगो 12 पे होगा, तो देखो क भाग बन रहा है। एक भाग है 1 का बनेगा, दूसरा इसका बनेगा, तीसरा इसका बनेगा और चौथा इसका बनेगा। ठीक है, और यहाँ एक भाग कितने अंश का कोण बना रहा है भैया? 30 डिग्री। तो ये दूसरा का भी कितना है? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। बोलो क्लियर हो गया? तो जब हमारे घड़ी में 4 बज रहा होगा, जब हमारे घड़ी में 4 बज रहा होगा, जब मेरे घड़ी में 4 बज रहा होगा, उस समय घंटा और मिनट वाली सुई के बीच में बना कोण 30 30 60 30 90 और 30 मिलके 120 डिग्री का बनेगा। क्या फील आया कि नहीं आया? क्या फील आया भाई? जब हमारे घड़ी में 4 बज रहा होगा, उस समय घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में बड़ा कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, इतना फील आया होना, ये आना चाहिए। कितना बनेगा? कितना? तो आप बताओगे 120 डिग्री। इतना तो फील आ गया होगा। फिर हम आगे चल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि पाई चक्कर में वस्तु द्वारा बनाया गया कुल कोण ज्ञात कीजिए। पाई चक्कर में किसी वस्तु द्वारा बनाया गया कुल कोण ज्ञात कीजिए। पाई चक्कर में, चलो भाई, पाई चक्कर में बनाया गया कुल कोण ज्ञात कीजिए। पाई चक्कर, कितना चक्कर? पाई चक्कर। एक मॉलिक्यूल से यहां पे है, अगर ये एक चक्कर पूरा ऐसे घूम के यहां चला जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। एक चक्कर में बना कोण बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण बनता है। तो 2 चक्कर में कहेंगे तो 2 दूनी के 4 पाई बनेगा।
3 चक्कर में कहेंगे 3 दूनी के 6 पाई बनेगा, 4 चक्कर में कहेंगे 4 दूनी के 8 पाई बनेगा। अगर मैं कहूँ पाई चक्कर में बनाया गया कोण कितना होगा, तो 2 पाई में हम किससे गुणा कर देंगे, पाई से, इतना रेडियन कोण होगा। तो 2 पाई का गुणा पाई में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर रेडियन। ठीक, अगर कोई पार्टिकल वृत्त के परिधि पर पाई चक्कर अगर घूम रहा है तो कितना केंद्र पर कोण बनाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर रेडियन कोण बनाएगा। बोलो क्लियर हो गया। एक होमवर्क है क्या कि हमारे पास एक घड़ी है, ये होमवर्क है, ये वाला, ये घड़ी, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है, वो 12 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मेरे पास एक घड़ी है, उसमें 5:20 हो रहा है, 5:20, 5:20। तो आप फील करोगे क्या, जब 5:20 होगा तो क्या घंटा वाला सुई एक्यूरेट 5 पे होगा या 5 से थोड़ा आगे होगा। तो सर 5:20 हो रहा है, 5 से थोड़ा सा आगे होगा, यानी 5 से फील दे रहा है सभी चीजों का। सर 5 से ये थोड़ा सा घंटा वाला आगे होगा, ऐसे थोड़ा सा आगे होगा। सर 5:20 तो मिनट वाला तो सिर्फ इस पे होगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बना हुआ थीटा का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा की वैल्यू, ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क में आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करके लाने हैं। हम अब कोण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म कर रहे हैं और कल हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो से रिलेटेड, और हम त्रिकोणमितीय जो भी रेशियो होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू नहीं आता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री नहीं आता है। एक बार एक नज़र देखते ही आपको सारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया। जिस फार्मूले को अभी तक आप रट्टा मार के याद करते थे ना, आपको कुछ नहीं रटना है, आपको फील आ जाएगा कि वो आता कैसे है, बनता कैसे है, आया कैसे है, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगे। हम इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। हम यहाँ अपनी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।